गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, महंगाई का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चीनी का सरकारी रेट तो 70 रुपये है, लेकिन दस्तयाब 100 रुपये किलो में है। इसी तरह आटे की सूरत हाल भी कुछ बेहतर हुई, लेकिन इतनी खास बेहतरी अभी भी नहीं आई। और दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की बात करें तो वो भी महंगे दामों और मसनूई महंगाई के साथ बेची जा रही हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ भी स्पेशली महंगाई पर एक इजलास हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर वही वादा वही पुराना दावा सुनने को मिला कि ज़ायद निर्खों पर अशिया बेचने वालों की अब शामत आएगी और सरकार के निर्खनामों पर हर सूरत अमल दरामद भी किया जाएगा। लेकिन आवाम को अभी भी इंतज़ार है कि कब हकीकी तब्दीली आए और गवर्नमेंट अपनी रिट दिखाने में कामयाब हो जाए और पूरे शहर में एक निज़ाम हो। हर छोटे बड़े हर अमीर करीब इलाके में सरकार के निर्खनामों पर ही अशिया बेची जाने लगे। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं हमारे रोड से, पूरे शहर से, गलियों से पानी खत्म नहीं होता और लाहौर समेत पंजाब भर में पीने के साफ पानी की शदीद कमी है। साफ पानी के सब दावे धरे के धरे रह गए हैं, जबकि पंजाब भर से पानी की टेस्टिंग के लिए लिए गए 346 नमूनों में तमाम के तमाम अनफिट करार दिए गए हैं। डिटेल्स इमरान मलिक रिपोर्ट में बताएंगे। पंजाब भर में पानी की क्वालिटी अनफिट करार। लोकल गवर्नमेंट के सर्वे ने पोल खोल दिया। लोकल गवर्नमेंट ने सर्वे के लिए पंजाब भर से फिल्ट्रेशन प्लांट्स और ट्यूबवेल से 346 पानी के नमूने टेस्टिंग के लिए लिए। तमाम नमूने टेस्टिंग के बाद अनफिट करार दे दिए गए। लोकल गवर्नमेंट ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और सीईओज मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस को सूरत हाल से आगाह कर दिया। मुतलका हुकाम को फौरी इक़दामात करने की हिदायत जारी। साफ पानी की फराहमी न होने से रोज बरोज बीमारियों की शराब भी बढ़ती जा रही है। कैमरा टीम के हमरा इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी है, इसी पे मजीद बात करते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक ही हमारे साथ मौजूद है। इमरान मलिक, बताइएगा, पूरे पंजाब से 346 नमूने लिए गए और एक भी फिट नहीं आया। बिल्कुल, क्योंकि जब भी नमूने लिए जाते हैं तो उनमें से कुछ फिट होते हैं और ज्यादातर अनफिट करार पाते हैं। मगर इस दफा जो है पूरे साल बाद जो है वो ये प्लानिंग की गई थी कि इस बार महकमा बल्दियात पंजाब तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी के नमूने लेगा और जिसमें सरकारी तौर पर जो है वो अहद किया जाएगा कि कितने नमूने फेल हुए हैं और कितने पास हुए हैं। मगर इस बार पंजाब भर से पानी की टेस्टिंग के लिए 346 नमूने जो है वो लिए गए, जो जिनमें से एक भी फिट करार नहीं पाया, जिसमें तमाम जो नमूने अनफिट करार पाए हैं। जिसके बाद एक पूरे पंजाब भर में जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट हैं तो उनके लिए बाकायदा तौर पर एक जो है कमेटी बना दी गई है, जिसमें पंजाब भर में पानी की क्वालिटी अनफिट करार होने के बाद लोकल गवर्नमेंट के सर्वे के जो है वो दोबारा से करने के लिए कहा गया है। इस वाले से जो है वो ट्यूबवेल्स जो है उनको इकट्ठे किए जाएंगे और फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जो नमूने हैं उनको दोबारा लिया जाएगा। पंजाब भर से लिए गए पानी के नमूने टेस्टिंग में अनफिट करार होने के बाद लोकल गवर्नमेंट ने तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को और चीफ और मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर्स को जो है वो मुरासला जारी किया है और आगाह कर दिया है कि मुतलका महकमा हुकाम को फौरी इक़दामात करने की हिदायत भी जारी कर दी है। हमें ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट था फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने इसको लगाया था, करोड़ों रुपए इसके लगे थे और आवाम के टैक्स का वो पैसा था, तो अब ऐसा क्या हो गया वहां पर कि वहां का पानी भी पीने के काबिल नहीं है? देखिए सिद्रा, ये प्रोजेक्ट जो है वो 2007 में लगा था और 13 से 14 साल हो गए हैं इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स को लगे हुए, मगर इनका वाली वारस कोई नहीं है। चूँकि महकमा बल्दियात को सिर्फ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए कहा जाता है और उसके बाद इनको हैंड ओवर करना होता है मुतलका महकमों को। मुतलका महकमों को हैंड ओवर नहीं किया गया, मेंटेनेंस नहीं की गई, इनकी देखभाल नहीं की गई और उसके बाद उसकी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अब तमाम जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनके नमूने बाकायदा तौर पर अनफिट करार पाए हैं। जिसके बाद जो है अब इसको सैलानी जो एक ट्रस्ट है उनको देने का फैसला किया गया है और इसके साथ साथ इन तमाम जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं इनकी दोबारा मरम्मत करने के लिए कहा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इंतहाई अहम मामले के हवाले से आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट बल्कि पूरे पंजाब में मौजूद तो हैं, लेकिन वहाँ से भी जो लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बीमारियां बांटने लगा है, वो भी साफ पानी नहीं है। लोग बेचारे अपने घरों से केन या फिर बॉटल्स लेके जाते हैं कि हम फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ पानी लाके पीते हैं, लेकिन
वो तमाम का तमाम भी गंदा पानी है और बीमारियां बांट रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जलील डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे अल नूर ऑर्चिड में ग्रैंड मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया गया है। सूबाई वजीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। राहिल सैयद रिपोर्ट में दिखाएंगे। अल जलील डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे अल नूर ऑर्चर्ड में ग्रैंड मस्जिद के संग बुनियाद रखने की तकरीब। सूबाई वजीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में नात की खुसूसी महफिल सजाई गई। मारूफ नात खानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। सूबाई वजीर पीर सैयद सईदुल हसन ने अल जलील डेवलपर्स की खिदमात को सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। मोहब्बत रसूल होगी, जब सूरत का पता चलेगा तो फिर ही सीरत का पता चलेगा ना। अगर सूरत का ना पता चला तो सीरत का कैसे पता चलेगा। तो ये जगह जो है ये मोहब्बत रसूल का मरकज़ होती हैं। जब मोहब्बत रसूल आएगी फिर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा। मैं इस मौका पर मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी खूबसूरत मस्जिद का एहतमाम की है। चेयरमैन अल जलील डेवलपर्स नसरुल्लाह वड़ाइश का कहना था कि 24 करोड़ रुपए की लागत से मस्जिद तामीर की जा रही है। मस्जिद का संग बुनियाद रख रहे हैं। इसमें सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अल्लाह के अहकामात जो उनको अदा लाने के लिए हम सब लोग हमें आज इकट्ठे हुए हैं। तकरीब में CEO अल नूर ऑर्चर्ड मोहम्मद खान ढुड्डी, CEO अल जलील डेवलपर्स शाहिद हसन वड़ाइच, MD फराज हसन वड़ाइच समेत प्रॉपर्टी डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। नाज़रीन रिपोर्ट आपने देखी है। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन बात करेंगे कुछ लाहौर शहर की फ़ज़ा के हवाले से जो कि दिन ब दिन आलूदा होती जा रही है, लेकिन इसके सद्देबाब के लिए PHV की जानिब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से मुख्तलिफ टेक्निक सोची जा रही हैं ताकि शहर का जो ट्री कवर है उसको भी बढ़ाया जाए और आलूदगी को भी कम से कम किया जाए। मिल्वॉकी जंगल, मिल्वॉकी टेक्निक के तहत शादमान पार्क में भी अब बाकायदा तौर पर एक छोटा सा जंगल उगा दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 3 साल में वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक जंगल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इसी पर बात करनी है जी। यासिर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन PHA हैं। यासिर साहब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर बताइएगा ये जो मंसूबा है इसकी डिटेल्स और ये पार्क में पौधे तो लग गए हैं, 3 साल में ये मुकम्मल बड़े हो जाएंगे? ये बुनियादी तौर पे एक जापानीज बोटेनिस्ट हैं डॉक्टर अकीरा मियावाकी, तो ये उनके नाम से मियावाकी जंगल है। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई और उसको फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी व्यक्त किया कि ये आप छोटे शहरों के अंदर केनाल, जगह 1 केनाल 2 केनाल से लेके 8-10 केनाल तक आप ये लगा सकते हैं। इसमें हम 1 केनाल के ऊपर तकरीबन 1100 के करीब देसी दरख्त लगाते हैं और इसका फायदा ये, इसका तरीकाकार ये है कि जमीन से नीचे 3 फीट गहरा जाके सॉइल रिप्लेसमेंट कर दी जाती है। वो सॉइल रिप्लेसमेंट के अंदर इसके अंदर वो ऑर्गेनिक मटेरियल डाला जाता है, हमारी बल बड़ी अच्छी डाली जाती है और कुछ 2-3 चीजें हैं ताकि वो जो रेडीमेड जो फूड चाहिए होती है, जो मीडिया चाहिए होता है एक पौधे को, उसे अवेलेबल होता है। और इसमें होता फिर यूँ है कि ये तकरीबन 10 टाइम्स ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। तो जब इसकी ग्रोथ ज्यादा तेजी से होती है तो इसके बाकी इफेक्ट्स भी कन्वेंशनल के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे ये आम पौधों के मुकाबले में ये 30 गुना ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा जो है वो रिलीज करेंगे, फिर 40 गुना ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करेंगे। तो जो हमारे इको बैलेंस है उसको ये ठीक करेंगे। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, आपको याद होगा, और सबसे बढ़ के इसलिए है कि ये बायोडाइवर्सिटी पैदा करते हैं 100 टाइम्स ज्यादा।
तो मैंने ये कहा था कि हम शहर लाहौर में इसके परिंदे वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये 100 गुना ज्यादा परिंदे इसके अंदर आते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द सारे दरख्त होते हैं, तो वो परिंदों को और जानदार को सबसे ज्यादा चीज ये होती है कि गिलानी साहब ये बताइए कि टेक्निक तो यकीनी तौर पर एक मुनफरिद है, और इस हवाले से कोई खास दरख्त हैं जो कि इस जंगल में लगाए जाते हैं जो कि तेजी से ग्रो करते हैं? नहीं जी, इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि ये सारे के सारे देसी दरख्त ही होते हैं, उसी आबो के दरख्त होते हैं, उसी माहौल के दरख्त होते हैं। इनका फॉलेज ज्यादा होता है, इनकी सिर्फ ये है कि वो जो रेडीमेड मीडिया होता है नीचे वो ज्यादा अच्छा हो जाता है, और ऊपर से जब सनलाइट पड़ती है तो ये सूरज की रोशनी की तरफ जल्दी से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि साइडों पे सारे दरख्त होते हैं, तो ऊपर से सिर्फ मेनली रोशनी जाती है, तो ये रोशनी की वजह से ज्यादा, सनलाइट की वजह से ऊपर ज्यादा उग जाते हैं, और उसके बाद ये बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट रहते हैं। और ये हमने शहर के अंदर तकरीबन 51 साइट्स हमें फाइनलाइज की हैं। इंशाल्लाह हमारा है कि हम सीजन के अंत तक 51 साइट्स जो हैं ये शहर के अंदर लगाएंगे। तो सर 51 साइट्स में से कितनी पे लग चुके हैं या फिर अभी काम जारी है? जी अभी हमने शादमान पे जो है वो ये मुकम्मल कर दी है, और बाकी और कुछ साइट्स है जिनके ऊपर थोड़ा बहुत जो काम इसका होता है, जो सॉइल की रिप्लेसमेंट होती है, इस तरह की चीजें वो आहिस्ता आहिस्ता हमने स्टार्ट की हुई है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह हम इसको, हमारी कोशिश है कि हम ये मुकम्मल करें। ठीक, गिलानी साहब ये बताइएगा कि ये जो 51 साइट्स आप बता रहे हैं, ये लाहौर में जैसे हमने शादमान में देखा कि छोटा सा पार्क है, उसी में लगाया जा रहा है, ये शहर के अंदर ही है या फिर अतराफ में भी है? जी ज्यादातर ये शहर के अंदर ही है, लेकिन अतराफ में भी तकरीबन हमने शहर को 7 जोनों में तकसीम किया हुआ है, तो 7 जोनों में है। दूसरा इसके अंदर प्रोटेक्शन बड़ी होती है, हमारे बड़े पार्कों में भी, पार्क के अंदर भी कुछ है, फिर ये शादरा है, फिर और बाकी सारी जगह है, जल्लो वाली साइड है। तो जहाँ जहाँ हमें एक ऐसा पैच ऑफ लैंड मिला है जहाँ पे 2 कनाल 4 कनाल ये कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं और उन्हें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमने ये जगह सिलेक्ट कर ली है। तो हमारे पास वो लिस्ट है, आपसे शेयर कर देंगे। 51 साइट्स हमने शहर में इंशाल्लाह सिलेक्ट की है, और ये बहुत बड़ा है, मैं समझता हूँ कि शहर की खिदमत होगी और गेम चेंजर होगा अलहम्दुलिल्लाह। ठीक, गिलानी साहब ये बताइएगा कि शादमान पार्क में जो ये मिल्वॉकी जंगल लगाया गया है, जब ये ग्रो कर जाएगा, 1-2 साल में बड़े हो जाएंगे दरख्त, उसके बाद दर्जा हरारत पे कितना फर्क पड़ेगा? फजाई आलूदगी एक जंगल की मदद से कितनी कम हो पाएगी? मैंने वही जैसे पहले बताया कि इसकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो वेट करके इसका बताया हुआ है कि ये 40 टाइम्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब कर लेगा। तो जाहिर है जब कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करेगा और 30 गुना ज्यादा ऑक्सीजन इमिट कर देगा, तो आप ये देखिए कि कितना जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा। तो उसके बाद जो टेम्परेचर की आपने बात की है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन 10 डिग्री जो इसके अंदर थोड़ा सा वॉक थ्रू है, 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर का इसका डिफरेंस होगा बाहर से और इसके अंदर करीब जाकर जब हम इसमें बैठेंगे। छोटे छोटे वॉकवेज इसके अंदर रखे हुए हैं 3-4 फीट के, ताकि उसके अंदर से हमें एक जंगल की फीलिंग्स आए इसमें वॉक थ्रू करते हुए। तो जाहिर बड़ा चैलेंज था, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी आपको पता है कि बड़ा कम हो रहा था, तो हमने फिर ये प्लान किया कि ये शादमान मार्केट के बिल्कुल अंदर सेंटर में है। इसी तरह से और भी जो रशी एरियाज हैं वहाँ पे किया है, ताकि ये इको बैलेंस के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ठीक, गिलानी साहब ट्री कवर के हवाले से भी हमें बताइए कि अभी लाहौर शहर का कितना है, कितना होना चाहिए जो आइडियल है, और PHA के लिए, महकमा जंगलात के लिए या फिर इदारों के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये देखिए जी बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। माजी में हुआ ही है कि हमने इसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया, बड़ी तेजी से हमने अपने जो है वो दरख्त खत्म किए हैं। आम एक स्टडी है उसमें ये कहा जा रहा था कि तकरीबन शहर को 60 से 80 लाख अगर दरख्त हों मजीद, तो फिर ये इको बैलेंस हम अचीव कर सकते हैं। और पिछले जो 13 से 18 तक जो पिछली गवर्नमेंट के 5 साल थे, वहाँ पे तो सिर्फ 1.25 लाख नया दरख्त लग सका जो देसी दरख्त है। हमने ये किया है कि अपने इन 2 सालों में हमारा ज्यादा फोकस ही ये रहा है, क्योंकि ये शहर के, मेरे आपके देखने वाले नाजरीन के बच्चों के लिए, सबके लिए जरूरी है, सबने इसी हवा में सांस लेना है। तो हमने ये तकरीबन 2 सालों में हमने ये 10 लाख के करीब दरख्त लगा दिए। ये मानसून के एंड में इंशाल्लाह 10 लाख हो जाएगा। इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स भी कर रहे हैं, अर्बन फॉरेस्टिंग है, हमारे जंगलात के हैं, ये बाकी दीगर भी कर रहे हैं काम। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम इस काम को और ज्यादा तेजी से आगे लेके जाएं। ठीक, गिलानी साहब ये भी बताइएगा कि मानसून का मौसम है, एक तरफ तो हम लोग कहते हैं जी बारिशें पौधों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं जो कि रोड से नीचे हैं, गहरे हैं, सारी रोड्स का पानी वहाँ जमा हो जाता है, कई दिन वो नहीं निकाला जाता, वो भी एक बड़ा खतरा होता है, उससे भी पार्क, पौधे, घास सब कुछ खराब हो जाता है। बुनियादी तौर पर ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रोड साइड के दरमियान में जो आपकी ग्रीन बेल्ट है, ये बुनियादी तौर पर होनी ही थोड़ी सी नीची चाहिए, ताकि जो आपका सरफेस वाटर है, ये देखिए ये ध्यान में रखें कि ये सरफेस वाटर है, ये डर्टी वाटर नहीं है।
तो ये सरफेस वाटर को, और इसी तरह से गाँव में आपको पता है पुराने दरमियाने में जिसे हम छप्पड़ कहते थे, पौंड कहते थे, वो साइडों पे मौजूद होते थे, क्योंकि वाटर जब नेचुरल सीपेज नहीं होगी, जब आप सारी कंक्रीट लैंड कर देंगे, रोड कर देंगे, पानी जब ऊपर से आता है बारिश का, जो सरफेस वाटर है, जब वो नीचे जमीन में जाएगा ही नहीं तो वाटर टेबल बड़ी तेजी से नीचे जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट तो इसका ये है कि यहाँ पे पार्क्स को और ग्रीन बेल्ट को थोड़ा सा रोड साइड से नीचे होना चाहिए, ताकि जो रेन वाटर है, सरफेस वाटर है, वो इसके अंदर सीपेज करके नेचुरली जमीन के अंदर पंप इन हो जाए, नीचे चला जाए, तो नेचुरल जो प्रोसेस है। हाँ, कई जगहों पे ये होता है कि बहुत ज्यादा अगर पानी जमा हो जाता है, फिर हमें उनको 1, 2, 3 दिन के बाद, जैसे डेंगू का आगे मौसम है उसके मद्देनजर रखते हुए फिर हमें वहां से पंप करके हमें ड्रेन में डाला जाता है। तो वैसे कोशिश ये होती है कि अगर थोड़ा सा नीचे है तो बारिश अगर हुई है 1 आध दिन, तो ये 2-3 दिन के अंदर अगर चला जाए तो डेंगू की नशोनुमा भी नहीं होती है, फिर बढ़िया भी हो जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर एक 2 वे सॉल्व है जिसका हमें बेनिफिट भी है, लेकिन हम जहाँ पानी खड़ा होते हैं समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ग्रीन एरिया के अंदर, जहाँ सॉफ्ट लैंड के अंदर अगर पानी 1-2 दिन के लिए खड़ा भी है तो दैट मीन्स कि वो स्लोली नीचे जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि कई प्रोजेक्ट ऐसे बने होते हैं कि उसके ऊपर यहाँ पे सॉफ्ट लैंड की बजाय नीचे वो सही तरह से प्रॉपर नहीं होता, रोड बनी होती है, पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी ठीक नहीं जा रहा होता, फिर उन एरियाज के अंदर वहाँ से पानी पंप कर लिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर गिलानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मिल्वॉकी जंगल के हवाले से भी बता रहे थे और इसके साथ साथ ये भी बता रहे थे कि शहर के ट्री कवर को बढ़ाना है, तो ऐसे में मुझे, आपको, हम सबको 1-1, 2-2 पौधे अपने घर के बाहर अगर हम लगा लें तो इस जो कौमी फरीजा है इसमें हम अहम किरदार निभा सकते हैं। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ डेंगू मच्छर के हवाले से, जो कि मानसून के मौसम में यकीनी तौर पर एक बड़ा खतरा बन जाता है महकमा सेहत के लिए, लोगों के लिए, ज़िला इंतज़ामिया के लिए। सर्विलेंस भी पूरे पंजाब में, लाहौर शहर में जारी है, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कितना बड़ा ये खतरा मौजूद है, किस तरह से बचा जा सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट महकमा सेहत क्या कर रहा है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अहमद गौस साहब है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाहौर हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद होंगे। काज़मी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू कितना बड़ा खतरा इस मौसम में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर के साथ, बाकी 2013-2019 के साथ, तो उससे कंपैरेटिव तो इस बहुत बेहतर सिचुएशन जा रही है। उसकी वजह कि हम लोगों ने लार्वा डिटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की हुई है, और कुछ गवर्नमेंट के SOPs हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ सख्ती भी की हुई है और कुछ अवेयरनेस लोगों को दी हुई है ताकि लोग उसको फॉलो करें। तो उसके हिसाब से अभी तक हम देखें तो इस साल में हमारे पास तकरीबन सिर्फ 13 पेशेंट हमारे पास जो कंफर्म है वो रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट जिनको फीवर किसी वजह से भी हो सकता है, तो वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसका हम साथ साथ सर्विलेंस कर रहे हैं। उसके अलावा ये है कि गवर्नमेंट ने कोविड के SOPs को फॉलो करवाने के साथ साथ जो डे टू घर टू हाउस मॉनिटरिंग है वो सारी उसको बेहतर किया है, सर्विलेंस को आगे से। तो टीमें हमने ऑलरेडी डिप्यूट की हुई हैं और कुछ HR भी हम लोगों ने इंक्रीज़ किया लाहौर में, और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी फुल कमिटमेंट और मोटिवेशन के साथ हम जो डिफरेंट टाउन्स के ACs हैं वो सारे और डिप्टी DHOs हैं वो सारे इसमें एंगेज हैं इस कैंपेन में। और डे टू डे हमारी इसके ऊपर सर्विलेंस भी हो रही है, हमारी मीटिंग भी कंडक्ट हो रही है। DC साहब उसको चेयर करते हैं और कमिश्नर साहब भी उसको चेयर करते हैं, और इससे काफ़ी चीज़ें पहले से इम्प्रूव हैं। और हमें जो एक्सपेक्टेड है कि लास्ट ईयर जो एक स्पाइक आई थी वो इंशाल्लाह इस साल नहीं आएगी, ना हम आने देंगे इंशाल्लाह। ठीक, काज़मी साहब, क्या कहेंगे, ये इकदाम पहले से बेहतर की बात करें, क्योंकि गुज़िश्ता साल पूरे पाकिस्तान में 52,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे और पंजाब में तकरीबन 10,000, और पंजाब का सूबा ही टॉप पे था सबसे ज़्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट होने में। जी, मौजूदा सूरत-ए-हाल में देखा जाए तो इस वक्त लाहौर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से पीछे है डेंगू के हवाले से। 13 मरीजों की तादाद जो कन्फर्म है वो कोई ज़्यादा तादाद नहीं है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत, कंट्री या कोई भी महकमा ऐसा होता है जो कि सिर्फ किसी भी बीमारी को उस वक्त खौफजदा होता है जब वो पीक पे जाती है। बीमारी तमाम ममालिक में पाई जाती है, जैसे डेंगू बहुत सारा, ये इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो ये कबल मसीह की भी आ रही है इस हवाले से, लेकिन हुकूमत की ये हतल मकान कोशिश होगी कि ये इसकी पीक ना जाए जिस तरह कोरोना की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये रूटीन जो है
कई दहाइयों तक हमारे साथ रहेगी, सदियों तक साथ रहेगी, लेकिन इतना जो डेंगू है वो हमें मामूल के मुताबिक बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहाँ तक अवाम का मसला है तो अवाम को चाहिए कि इस वक्त अवाम का ध्यान नहीं है डेंगू की तरफ। अवाम समझ रहे हैं कोरोना खत्म हो गया है, ये कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी, कोरोना भी खत्म हो गया और साथ साथ सारी बीमारियां खत्म हो गई, सारी बीमारियां खत्म हो गई। अगर कोरोना में हमें रिलैक्सेशन मिली है तो हमें डेंगू से बचना होगा, क्योंकि ये सीज़न है, इस वक्त बरसात हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, डेंगू का लार्वा पड़ रहा है। लिहाजा हमें अपने इर्द गिर्द जो माहौल है, कम से कम हर बंदा अपने माहौल पे नज़र रखे, साफ़ पानी जो है उसे फौरी तौर पे ज़ाया करे और किसी किस्म का पानी ना खड़ा होने दो, तो मैं नहीं समझता कि हम इस बीमारी की पीक तक पहुँचे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि गुज़िश्ता साल की जब हम बात करते हैं कि पंजाब टॉप पे रहा, सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, कौन से महीने में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, कौन सा महीना ज़्यादा ख़तरनाक तरीन करार दिया जाता है? देखिए, इसमें जैसा कि आप देखते हैं कि वेदर फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसके साथ साथ वेदर सिचुएशन चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो ज़्यादातर रिपोर्ट होते हैं वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक केसेस हमारे पास मैक्सिमम रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि इसमें ये एक तो रेनिंग सीज़न होता है मॉनसून का, उसमें स्टैगनेंट वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा खड़ा होता है गलियों कूचों में और घरों में, और लोग उसकी एहतियात नहीं करते हैं। हालांकि इसके अवेयरनेस सेशंस जो हैं वो मल्टीपल टाइम हो चुके हैं, अब तो हर, मेरे ख्याल से हर आम आदमी की ज़ुबान पे ये होता है कि ये बीमारी एक आम है, कॉमन है, और इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है, क्योरेबल है। और इसमें यह है कि कुछ एहतियातें हैं कि स्टैगनेंट वाटर नहीं खड़ा होने देना, जिस घर में वाटर नहीं होगा, पानी नहीं होगा, जो मॉस्किटो है उसको अपने एग्स जो है उसको ले करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तो उसमें वो सेफ होता है, क्योंकि इस मॉस्किटो की जो फ्लाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 मीटर है, इससे ज़्यादा वो फ्लाई नहीं कर सकता। तो इसमें जो बेहतरीन एहतियात है वो यही है, जैसे काज़मी साहब ने अभी बताया, कि हमें सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है और इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। बाकी इस दफ़ा अगर हम लोगों ने थोड़ी सी केयर और कर ली सिर्फ इस 1-2 माह में, तो इंशाल्लाह हम इस सिचुएशन में नहीं जाएंगे। ठीक, काज़मी साहब, जो ज़िला इंतज़ामिया है, महकमे सेहत की टीम है, वो भी हम देखते रहे हैं कि कोरोना के दिनों में भी मुसलसल सर्विलेंस भी होती रही है, डेंगू लार्वा तल्फ भी किया जाता रहा है। जी, मौजूदा सूरत में देखे जाए तो इनकी टाउन्स की टीमें जो हैं, डॉक्टर अहमद गौस जैसे कि मिनिस्टर टाउन के हवाले से, इनकी टीमें जो घरों में जा रही हैं, चेक कर रही हैं, इलाकों में चेक कर रही हैं। हम जो देखते हैं कि हमारे घर में फ्रिज के अंदर, कूलर के अंदर पानी नहीं है तो खैर है, हम तो बच जाएंगे चलान, लेकिन ये देखें कि बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है जो कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि किसी ना किसी तौर पर कोरोना से तो कुछ हमें सांस आई है, कुछ जान छूटी है, लेकिन डेंगू का खतरा बरकरार है और स्पेशली मॉनसून के मौसम में ये ज्यादा कहा जाता है कि खतरनाक है। डेंगू तो आपको पता है कि अब एंडेमिक है पाकिस्तान के लिए, और अभी इस वक्त दुनिया में तकरीबन 132 ममालिक में ये मौजूद है। पिछले साल WHO ने इसको टॉप 10 ग्लोबल हैजरस डिजीजेस में भी शामिल किया। तो लेकिन इसके साथ साथ ये बात जो है वो हौसला अफजा है। इस साल सारा साल जो है वो कोरोना के साथ साथ जो डेंगू की सर्विलेंस है वो भी मुसलसल चलती रही है। और अगर आप पिछले 3 सालों में कंपेयर करें तो इस साल का जो 2020 का साल है वो कदरे बेहतर है पिछले साल से और उससे पिछले साल के तनासुब से भी। और हमारी जो कैबिनेट कमेटी है वो हफ्तावार सूरत हाल का जायजा लेती है, जितने भी केसेस हैं, जितने भी लार्वा डिटेक्ट हो रहा है, किस जगह से कम हो रहा है, किस जगह से ज्यादा हो रहा है, कम होने की वजह कहीं ऐसी तो नहीं है कि सर्विलेंस नहीं हो रही, जहाँ ज्यादा हो रहा है वहां पर क्या मजीद एहतियात करने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम के तहत जो है वो देखी जा रही हैं। और अभी तक जो मानसून के हिसाब से जो सारी की सारी सूरत हाल है वो मैं कम से कम उसको सेटिस्फैक्टरी जरूर कहूंगा। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम कंप्लेसेंट ना हो और हम जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से करते रहे। लोगों का इससे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बारिश के बाद अपने घरों की छतों के ऊपर, अपने सेन के अंदर, अपने गमलों के आगे पीछे जरूर देखेंगे कहीं पानी तो नहीं खड़ा हो गया, क्योंकि ये कलेक्टिव एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम मिल के अगर
इसका मुकाबला करें तो अच्छे तरीके से इफेक्टिवली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, उस्मान साहब ये बताइएगा कि शहर लाहौर में कुछ खास इलाके हैं या फिर कोई कैटेगराइज किया जाता है कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा इस तरह के मामला देखे जाते हैं या फिर डेंगू लार्वा बरामद होता है तो वहां पर स्पेशली सर्विलेंस की जाती है? देखिए जी, हमने कोई इलाके के हिसाब से तो नहीं किया हुआ। अगर आप शहर का कैरेक्टर देखेंगे तो अर्बन कैरेक्टर तकरीबन एक जैसा है और इसलिए सर्विलेंस जो है वो हम एक ही यूनिफॉर्म पैटर्न के मुताबिक करते हैं पूरे शहर के अंदर। और अलबत्ता ऐसा जरूर है कि ट्रेडिशनली हमें ये देखने को मिला है कि कंटोनमेंट और गुलबर्ग के इलाकों में जो है वो लार्वा ज्यादा मिलता है। गालिबन उसकी एक वजह तो यह है कि वहाँ पे चूंकि आपको ओपन एरियाज में पानी खड़ा होने की ज्यादा गुंजाइश होती है, तो इस वजह से वहाँ ब्रीडिंग प्लेसेस जो है वो जल्दी आसानी से बन जाती हैं। जो कंजेस्टेड इलाके हैं वहाँ पर ब्रीडिंग प्लेसेस इस तरह से जल्दी से नहीं बनती। लेकिन जब आप देखते हैं जब ये फैलता है तो फिर उस वक्त फिर पूरे के पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेता है। एक साइड से शुरू करता है और फिर सारे शहर में फैल जाता है। इसलिए जरूरी होता है कि सारा साल एक इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि कहीं पर भी जो है वो पानी ना खड़ा हो और सर्विलेंस जो है वो साथ साथ जो है करते रहे। और अगर कोई ऐसा एरिया आ जाता है जहाँ से फौरी तौर पर पानी निकालना मुमकिन नहीं है तो वहाँ दूसरे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके मुमकिन बनाया जाए कि वहाँ से पानी जो है वो निकाला जा सके। तो इस दफा हमारे पास जो लार्वा मिलना का जो पैटर्न है वो पिछले सालों की तरह जो है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन इस दफा लार्वा अलबत्ता ज्यादा जरूर मिला है पिछले सालों की निस्बत, जो ये जरूर इंडिकेट करता है कि टीमों ने जो है वो सर्विलेंस ज्यादा की है। लेकिन एट द सेम टाइम नंबर ऑफ केसेस जो है वो इस दफा कम है। प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है इस दफा वो ज्यादा है। प्राइवेट लैब्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच इंडिकेट्स के इसमें कोई लूप होल भी अभी तक सामने नहीं आया। ठीक, उस्मान साहब लोगों के हवाले से आप बात कर रहे थे, हमें ये बताइए कि लोगों ने क्या करना है। एक तो अपने आसपास के माहौल को तो साफ रखना ही है, पानी जमा नहीं होने देना, अगर कहीं जमा होता है उसको खत्म कर दिया जाए तो क्या लार्वा खत्म हो जाएगा या फिर कोई मच्छर मार स्प्रे करने की भी उनको जरूरत होगी? देखिए मच्छर तो अगली स्टेज है ना। पहली स्टेज तो ये है कि पानी ना खड़ा होने दें। अगर हम पानी खड़ा नहीं होने देंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर लार्वा नहीं बनेगा और लार्वा से फिर अल्टीमेटली मच्छर नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसी जगह पर एडल्ट आ जाता है तो फिर वहां पे जरूर मैग्नोसेर की जो टीमें हैं वो वहां पे स्प्रे जरूर करती हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम एडल्ट की स्टेज पे इसको पहुंचने से पहले मैकेनिकल मीन्स के थ्रू इसको खत्म करें। सबसे पहले तो ये कोशिश की जाए कि पानी को खत्म ही कर दिया जाए। और अगर ये मुमकिन ना हो, कोई बहुत बड़ा जोहड़ बन गया है जहाँ से पानी निकालना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर फिर ये दवाई डालते हैं पानी के अंदर ताकि अगर उसके अंदर कोई लार्वा हो तो वो खत्म हो जाए। और अगर इवेंचुअली कहीं मच्छर बन ही जाता है तो फिर वहां पर भी स्प्रे किया जाता है ताकि एडल्ट मच्छर जो है उसका तदारुक किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये डेंगू बुखार है कितना खतरनाक, काबिल इलाज है, कौन से स्टेज पे ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है तो खुदा ना खास्ता इंसान की जान भी जा सकती है? देखिए जो डेंगू मच्छर है जिसमें मादा जो मच्छर है वो इसको कैरी करती है वायरस को। तो डेंगू वायरस की मुख्तलिफ 5 स्पीशीज़ हैं और पाकिस्तान में एक स्पीशीज़ है जो मोस्ट कॉमन है। तो इसमें जो नॉर्मली है वो पैटर्न इसका यही है कि अगर किसी को एक दफ़ा डेंगू वायरस हो जाता है तो वो काफ़ी हद तक उसका इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसके में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उसको टैकल डाउन कर सके नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये है कि अगर उसकी कोई क्रॉस स्पीशीज़ उसको बाइट करती है तो उसके साथ ये वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। तो लेकिन ये है कि इसमें अल्टीमेटली आपका जो सिम्टम्स हैं वो बॉडी एक, वोमिटिंग, नोजिया, फीवर से स्टार्ट होके। और जिसको भी डेंगू बुखार होगा सब में सिम्टम्स आएंगे या फिर कुछ लोग हैं जिनको नहीं भी आएंगे? नहीं, सिम्टम्स इसमें ये है कि इनिशियली आ जाते हैं। जैसे इसका इंक्यूबेशन पीरियड है तो वो 8 से 10 दिन का है, उसके अंदर उसको कोई ना कोई सिम्टम्स अलामात उसको आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद पेशेंट जो है वो जाहिर बात है कि वो इन्वेस्टिगेट करवाता है तो उसके प्लेटलेट्स काउंट्स जो बेसिकली इस वायरस की जो है वो खुराक है जिसको ये डिस्ट्रॉय करता है, तो हमारे बेसिकली ये इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। मैक्रोफेजेस सेल जो इम्यून सिस्टम होते हैं तो उसमें इसकी वो प्लेटलेट्स काउंट कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्लेटलेट्स काउंट अब उस लेवल हमारे पास बहुत अच्छा सेटअप है हॉस्पिटल्स में, तो हम उसमें बहुत अच्छा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोई ऐसी परेशानी की या कोई ऐसी नहीं है, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। जैसे वो भी सर बता रहे थे, कैप्टन सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि हमने सिर्फ बेसिक हमारा गवर्नमेंट का जो पर्पज़ होता है, हमने लार्वा उसको मॉस्किटो स्टेज पे जाने ही नहीं देना। हमने उसको पहले डिटेक्ट कर लेना है और केमिकल ट्रीटमेंट, मैकेनिकल ट्रीटमेंट, घरों में स्प्रे
और इसकी एहतियात करनी है, तो इससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है काज़मी साहब, हमें ये बताइए कि अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? डेंगू काउंटर्स पहले गुज़िश्ता सालों में हमने देखा कि स्पेशली वार्ड्स भी होती थी, डेंगू काउंटर कायम कर दिए जाते थे कि किसी भी शख्स को ऐसा शुबा है तो वो फ़ौरन से पहले वहाँ चला जाए। जी, डेंगू काउंटर तो कैम कर दिए गए हैं, बहरहाल वो सूरत हाल नहीं है कि इस तरह मैं समझता हूँ कि मरीज़ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा। पिछले देखें ना, एक हफ्ते के दौरान या 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों के दौरान कोई भी अभी तक मरीज़ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। तो एक हफ्ते की बात करें तो टोटल अगर 13 अब तक सीज़न में ये कंफर्म पेशेंट है तो ये कितने अरसे में आए होंगे और इसकी स्पीड क्या है? इस वक्त अगर देखा जाए लाहौर डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर मेरे ख्याल 18 से 19 नंबर पे आ रहा है डेंगू के अंदर। उसमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त सितरा सस्पेक्टेड पेशेंट की तादाद 3000-4000 तक है, लेकिन लाहौर के अंदर 855 ऐसे पेशेंट हैं जो सस्पेक्टेड हैं, लेकिन कंफर्म 13 हैं। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइए कि ये भी तो सुनने में आता है ना कि 2, 3, 4 साल के बाद डेंगू की पीक आती है, 1 साल बड़ा खतरनाक होता है, फिर अगले 2-3 साल सेव हो जाते हैं। ये भी तो कहानियां सुनने में आती हैं। ये कहानियां हैं जो बहुत ज़्यादा जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की बेस पे कहानियां ये बनाई जाती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, महकमा क्या कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई इस तरह की आए। इस तरह कोरोना, जिस तरह आप लड़ लिया है कोरोना से, कोरोना का जो खौफ था और कोरोना से जो लड़ने की सलाहियत थी आपके अंदर जो पैदा हो गई है, तो डेंगू आपके लिए बहुत मामूली चीज़ है। और डेंगू से बचने के लिए सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। इसमें देखें आपको हौसला मिलता है। कोरोना से हौसले टूट गए थे, कोई रिश्तेदार पास नहीं आता था, कोई डॉक्टर पास नहीं आता था। इसमें डॉक्टर आपके ऊपर खड़ा होता है, रिश्तेदार केयर कर रहा होता है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि हम पीक तक जाएंगे और मरीजों का हौसला भी बुलंद। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि कोई खास एज ग्रुप, जैसे हम वल्नरेबल ग्रुप की तमाम डिजीज़ में बात करते हैं, ये डेंगू का मामला भी है कि कोई मेल फीमेल बच्चों को या बड़ों को बहुत ज़्यादा खतरे में कहा जा सकता है? नहीं, बेसिकली इसमें कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं या ऑलरेडी जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये उनको हिट कर सकता है। तो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी जो है वो इसको काउंटर करती है। तो इम्यून सिस्टम के बेहतरी के लिए यही होता है। इसमें हम जो गाइड करते हैं, जो रिकमेंडेशंस देते हैं कि वो हम विटामिन सी यूज़ करें। इसमें अगर विटामिन के, विटामिन सी, ऐसे फ्रूट्स यूज़ करें जिसके अंदर आपको विटामिन मिलें। स्ट्रॉबेरी हो गई या लेमन हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो आपको हेल्प आउट करते हैं। वैसे सिद्रा, अगर कमरे में डेंगू मच्छर घुस जाए तो उसके लिए वो उसको ही पहले काटेगा जो खराटे ज्यादा लेता है क्योंकि ये सांस की जो है वो उसको सूंघ के जाता है अंधेरे के अंदर के इंसान किधर है इस वक्त, उसकी सांस सूखता है। तो सबसे ज्यादा सांस जो है वो खराटे वाला ले रहा है। अच्छा, उस तक जल्दी पहुंच सकता है, वो वल्नरेबल ग्रुप में हो सकता है। काजी साहब, ये तो खैर आप मजाक कर रहे थे। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ये डेंगू बुखार की जब हम बात करते हैं, जिस भी बंदे को वॉमिट आ रही है या फिर बुखार हो रहा है, जिसमें दर्द हो रही है, तो वो फौरन से जाके अपना डेंगू टेस्ट करा ले, पहले क्या करेंगे? देखें, आजकल जो सीज़न है, जैसे कि आप जानते हैं रेनिंग मानसून का सीज़न है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो तो आपको पता होगा कि डायरिया और ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो उसमें भी मोस्ट प्रॉबेबली जो सिम्टम्स होती हैं वो यही होती हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, लूज मोशन, इस तरह की चीज़ें। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो डेंगू की वजह से हो। और लेकिन ये है कि आपको अगर ऐसी कोई अलामात आ रही हैं तो उसको टैकल करना चाहिए। किसी न किसी आप डॉक्टर से रजू ज़रूर करें ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आप किस बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है इशू, आप इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इनिशियली ये था डायग्नोसिस का इश्यूज होता था, अब तो माशाल्लाह से हर डॉक्टर ट्रेंड है। कोई भी पेशेंट फीवर की सिम्टम के साथ या ऐसी सिम्टम के साथ आता है तो सबसे पहले वो डेंगू को ही रूल आउट करता है। ठीक है काज़मी साहब, इस साल हालात तो खासे बेहतर हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग, आपको पता है जो हमारे लोगों के रवैये, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस पे कितना काम होता देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले कोरोना में पेशेंट को यहाँ करता रहा हूँ, तो अभी भी करें। हम उम्मीद है कि वो सच साबित हुई हैं और वो सच साबित हुई। मैंने आपको कहा था कि जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में कोरोना खत्म हो जाएगा, और ये 2 माह पहले कहा था उसके आने के। तो अब भी मैं कहता हूँ कि आपके लिए खुशखबरी है कि ये पीक नहीं जाएगी। वक्फे वक्फे से वो लोग जो कोताही करते हैं वो इसका शिकार होंगे, और उम्मीद है कि हम डेंगू से बचे रहेंगे। अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से इसमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है हमें खुद को, अवाम को।
अगर हम ये देखते हैं कि हमारे घर के अंदर पानी नहीं तो हम सेव हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 400 से 500 मीटर ये सफ़र करता है मच्छर, तो आप देखें कि आपके घर के गिरदोनवा में जो खाली प्लाट है या कोई हमसायों की कुताई है या गली के अंदर बारिश का पानी है, सड़क के अंदर है, गमलों के अंदर है, तो हमें उसमें एहतियात बरतनी चाहिए। ये समझता हूँ कि अगर आपने एक घर में बचना है तो 5 घर पे आपको निगाह रखनी चाहिए। ये इससे ज्यादा अवेयरनेस। डॉक्टर साहब, ये डेंगू साफ पानी में फलता फूलता है और जब बारिश का पानी जमा हुए गंदा भी हो जाता है बहुत सारी जगहों पे, क्या वो सेफ हो जाता है या वहाँ भी डेंगू का खतरा हो सकता है? अच्छा, इसमें ना हमारे कई ऐसे घरों के बाहर जोहड़ हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बेचारों की गलियां खुश्की नहीं हुई, अभी तक नहीं हो रही। ऐसी है। अच्छा, ऐसा है कि इसमें ये जो बेसिकली मॉस्किटो है नहीं, साफ पानी का मच्छर है, और ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये उन एरियाज में ग्रो करता है जो ज़्यादा क्लीन नीट क्लीन है, ठीक है, साफ सुथरे, लाइक DHA कंटोनमेंट का एरिया, जैसे अभी सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, पोश एरिया, मॉडल टाउन का एरिया। तो पोश एरिया जो घर होते हैं वो बेसिकली बड़े घर होते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 कनाल के, उनकी लुक आफ्टर नहीं होती, कोई देख नहीं रहा होता, उसमें घास, गमले, इस तरह के कंटेनर, शावर, इस तरह के बनाए होते हैं लोगों ने, तो उसमें ये ग्रो करता है। जहाँ तक गंदे पानी का सवाल है, तो गंदे पानी में क्यूलिक्स एक स्पीशीज़ है, वो एक लैदा, वो ज़्यादा ग्रो करती है बनिस्बत डेंगू मच्छर के। फिर इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो एहतियात है, जो हम लोग घरों में एक आम रेमेडी टोटका जो हम कर सकते हैं, कि हमारी जो फीमेल्स खातून हैं वो सारी जो कपड़े धोती हैं, पानी खड़ा हो जाता है, तो उसमें या स्टैगनेंट वाटर है या टब में पानी पड़ा हुआ है, कंटेनर में किसी में, तो उसका सिंपल हल है कि उसमें हल्का सा सर्फ डाल दें या कोई डिटर्जेंट डाल दें या कोई ऐसी चीज़ डाल दें। या इसी तरह हम गवर्नमेंट जो करती है कि बड़े लेवल पे अगर कहीं पानी खड़ा है, जैसे रेलवे के एरिया में है, तो हम उधर क्या करते हैं कि क्रूड ऑयल हम वो डलवा देते हैं, ऑयल डलवा देते हैं या कोई डिटर्जेंट, तो उसकी वजह से ये होता है कि लार्वा ग्रो नहीं करता। उसको पानी एक चाहिए, एक खास pH चाहिए, उस pH तक उसने ग्रो करना है। अच्छा, ये भी तो खतरा है जिसमें आप सर्फ या कोई ऐसी साबुन डाल रहे हैं तो वो कोई जानवर पीता है या कोई परिंदा पीता है, तो उसके लिए पानी वो खतरा हो सकता है। हाँ जी, वो जाहिर बात है कि वो चीज़ें साथ लेकिन डॉक्टर साहब, इसके साथ ये भी तो मामला है ना कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर तो महकमा सेहत काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ क्या वासा को भी मिलाया जा रहा है? क्योंकि हमने बहुत सारे इलाकों में अभी तक बारिश का पानी जमा है और आज से फिर बारिशों की पेशगोई। जी, अच्छा, ये मैं बता देता हूँ एक सेटअप कि इसमें वासा, PHA, जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इंगेज होते हैं इस एक्टिविटी के अंदर, और ये एक्टिविटी इसकी डेली बेसिस पे मीटिंग कंडक्ट होती है, जिसमें DC साहब इसको चेयर करते हैं और बाकायदा मोनीटर करते हैं कि वासा की और सबकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। जाहिर बात है, आप जानते हैं कि हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के हैं उसको फुल यूटिलाइज कर रहे हैं वो ऑलरेडी से, और इसमें जो बारिशों की पेशन गोई है वो इस दफ़ा ज़्यादा है कुछ उससे, तो उसको साथ साथ हम SOPs को भी लेके चल रहे हैं। बाकी जो टीम्स हैं हमारी जो डोर टू डोर जा रही हैं, उनका मैं सिर्फ एक ही कहूँगा, जो हमारे जितने भी कम्युनिटी, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस है डिजीज़, तो जब तक हम एज ए कम्युनिटी इसको टैकल नहीं करेंगे तो ये बेहतर नहीं होगा। हमें इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, खुद चाहिए, जैसे काजमी साहब बता रहे थे कि हमें खुद अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हम अपने घरों में कितना देखते हैं, मैं कितना देखता हूँ, आप कितना देखते हैं। तो अगर हम सिर्फ हर दूसरे तीसरे दिन एक राउंड कर लें और हम टीमों को भी आने दें, उनको एक्सेस दें, उनको इनकरेज करें, बजाय उनको कि हम उनको डिस्करेज करें, तो वो बेहतरी के लिए आ रही होती हैं। तो काफ़ी हमारे पोश एरियाज ऐसे भी हैं जिसमें लोग एक्सेस नहीं देते टीम्स को, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट होगी सबसे कि उनको एक्सेस दें। यकीनी तौर पर ये लोगों के रवैयों वाला एक बहुत मामला है, चाहे वो पोलियो में हम बात कर लें, चाहे वो डेंगू के हवाले से हेल्थ वर्कर्स के साथ भी उस तरह से लोग भी हमारे ताउन नहीं करते। उसकी वजह से इतना खौफ है ज़्यादातर, क्योंकि डकैती, चोरी और इस तरह के फ्रॉड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं कल एक खातून मुझे कह रही थी कि मेरे घर में 2 ख़वातीन आ रही हैं, तो मेरी कह रही है हमें काम दिया जाए, कोई घर में हम काम करना चाह रही हैं आपके घर, पता चला है कि आपको किसी खातून की ज़रूरत है। तो मैंने कहा मैंने तो किसी को नहीं करनी, आपकी फ़लाँ रिश्तेदार ने भेजा, फिर नाम भी भूल गई, फिर इस तरह के लोग फ्रॉड करते हैं। अभी जो डेंगू की जो झगड़े हुए थे साबिक, अब भी हो रहे हैं, वो यही हो रहे हैं कि कौन है, क्या है, किस भेद में घर में दाखिल हो रहा है, जगह जगह की तलाशी लेनी है, और इस वजह से बहुत शुक्रिया काज़मी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर डेंगू से हम सबको लड़ना भी है, बचना भी है, बचे जाएं तो खैर ज़्यादा बेहतर है, और उसमें यही है अपने आसपास के माहौल को साफ रखें, डेंगू से भी बच जाएंगे, कोरोना से भी बचेंगे, और साथ साथ बहुत सारी मजीद बीमारियों से आप बच सकते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ शहर में पबजी गेम से होने वाली तबाहियों के हवाले से। तो पबजी से होने वाली हलाकतों का सिलसिला अभी भी जारी है। ऑनलाइन कातिल गेम पबजी हरबंसपुरा के रहायशी नौजवान की जान ले गई है। लाहौर में पबजी से मरने वालों की तादाद 3 माह के दौरान 5 हो गई है। अरसलान हैदर रिपोर्ट में बताएंगे। लाहौर में एक और नौजवान ऑनलाइन गेम पबजी की भेंट चढ़ गया। हरबंसपुरा के इलाके में एहसन नामी नौजवान ने खुद को गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। 20 साला नौजवान वीडियो गेम खेलने के बाद मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ रहता था। एहसन के अहले खाना का कहना है कि पबजी वीडियो गेम खेलने से इसमें अजीब तब्दीलियां रूनुमा हुई। जैसी सरगर्मी वीडियो गेम में देखता, इसको अपनाने की ट्रेनिंग लेता रहता था। कुछ रोज से चुपचाप रहना शुरू कर दिया और रात गए अचानक खुदकुशी कर ली। पुलिस ने नौजवान की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। लाहौर में पबजी वीडियो गेम की वजह से हलाकतों की तादाद 5 हो गई। कातिल गेम से रवां साल पहली खुदकुशी शुमाली छावनी में हुई। यहाँ 20 जून को 20 साला जॉन्टी जोसेफ ने खुदकुशी की। दूसरी खुदकुशी 23 जून को 16 साला जिक्रिया ने की। 30 जून को गाजी रोड के 18 साला शहरियार ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। 23 अगस्त को 15 साला सोबान नामी नौजवान ने खुदकुशी की। पबजी गेम की वजह से बढ़ती हुई खुदकुशियों पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। कैमरा टीम के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, डिटेल्स आपने जानी है कि किस तरह से सिर्फ 3 माह के दौरान 5 ऐसे नौजवान थे जो कि मुसलसल पबजी गेम खेलते थे। घर वालों की जानिब से उनको मना किया गया तो उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इन्हीं में से एक नौजवान ऐसा भी था जिसने जब अपने आप को फंदे के साथ लटकाया तो उसका मोबाइल जो था उस पर पबजी गेम उस वक्त भी चल रही थी। जबकि गुज़िश्ता रोज जो एहसन ने खुदकुशी की है उसकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है जी, जो उसके वालिदैन है कि ये मुसलसल पबजी खेलता था और एक कमांडो बनना चाहता था, लेकिन अचानक से जो है वो खामोश रहना शुरू हो गया और फिर उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इसी पे बात करेंगे जी, क्या है ये गेम्स का इंसानी जहन पर, इंसानी मिजाज पे इतना असर होता है कि ये इंसान को ड्राइव करना शुरू कर देती हैं और फिर उस मकाम पर ले आते हैं कि इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब बेमानी होकर रह गई है, करने को कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो इसलिए अब ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, और ये जानते बूझते हुए कि खुदकुशी हराम है। इसी पे बात करेंगे जी। हिना आयशा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। कुर्रतुल-ऐन अली हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हिना, ये गेम्स का इंसानी जहन पे, मिजाज पे कितना असर? इसके 2 तरह के असरात होते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। जो शॉर्ट टर्म होता है वो सब पे ही होता है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ मिनट्स के लिए हो जाएगा या मैक्सिमम कुछ घंटे के लिए चला जाएगा। और कुछ जो लोग होते हैं उन पे ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पे जो है एग्रेशन मॉडल है, अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट उन लोगों पे होते हैं जो पहले से प्री डिस्पोज होते हैं, जिनके पीछे पहले कुछ ना कुछ चल रहा होता है। आइदर इट्स फैमिली इन्वायरमेंट होता है या कोई भी उनका अगर कंड्यूसिव फैमिली इन्वायरमेंट नहीं होता तो उसका भी एक इफेक्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट उन्हीं लोगों पे होता है कि जो पहले से कुछ ना कुछ चल रहा होता है और वही फिर आगे लिंगर ऑन कर रहा होता है। जो शॉर्ट टर्म होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है और वो खत्म हो जाता है। अभी जो आपने केसेस अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट था कि वो काफी देर से जो था वो चल रहा था, वो पीछे से काफी बातें चलती आ रही थी। पबजी वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, ठीक है, वो साबित हुई है और उसके बाद उन्होंने ये इतना एक्सट्रीम जो है वो स्टेप लिया है इस पे। तो सिर्फ मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि पबजी को होली सोली आप नहीं कह सकते क्योंकि पूरी दुनिया में लोग खेल रहे हैं, तो सुसाइड उस हिसाब से नहीं है। ठीक अच्छा, है? अब हमें ये बताइए कुर्रतुल-ऐन, इस पे मैं जरूर इस पॉइंट पे भी आना चाहूंगी, लेकिन पहले हमें बताइए आप क्या समझती हैं कि गेम्स जो हैं इंसानी जहन को अच्छा रखने के लिए भी हेल्पफुल होती हैं या फिर ये सिर्फ तबाही ला रही है? आपका क्या ख्याल है? आई पर्सनली थिंक कि गेम्स के पॉजिटिव जो हैं असरात वो भी हैं और नेगेटिव डेफिनेटली हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन पॉजिटिव भी हैं क्योंकि गेमिंग आप देखें, जैसे इन्होंने कहा, इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है तो ये केसेस यहाँ पे आ रहे हैं, और हम सिर्फ इसको स्पेसिफाई पबजी को भी नहीं कर सकते। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ अदर गेम्स जो इससे बहुत पुरानी हैं और इससे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और रही हैं अब तक,
तो लोग जो हैं वो मतलब गेमिंग इज एक पूरी एक इंडस्ट्री है ये तो अगर इसके सिर्फ नेगेटिव असरात होते तो वो इतनी फ्लरिश ना कर रही होती। और आप देखें तो मतलब यंगस्टर्स वगैरह के लिए एक तरह के एक एवेन्यू बल्कि खोलती ही है कि आप यंगस्टर्स जो हैं वो अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो जैसे आप देखें अब यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे, और इसके अलावा गेमर्स हैं, इसके टूर्नामेंट्स वगैरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि बिल्कुल आप होली सोली एक पर्टिकुलर चीज को ब्लेम करें। नहीं, एग्जैक्टली पीछे कोई चेन इवेंट्स होते हैं लेकिन उसके बाद वो एक चीज होती है जो आपको जो है ना वो ट्रिगर कर देती है। वो जो उसकी वजह से फिर वो इतने एक्सट्रीम स्टेप्स हैं, और ये बिल्कुल यंग जो लोग हैं वो ये कर रहे हैं, तो वैसे ही वो टीन एज जो होती है वो वैसे ही इतनी उसमें एग्रेशन होता है। तो ना आप माहिर नफ्सियात हैं, मुझे ये बताइए कि अभी जो हमारी नौजवान नस्ल है, स्पेशली उनकी बात करूंगी, बेरोजगारी है, घर के मसाइल हैं, अदम बर्दाश्त इंतहा पे पहुंच चुकी है, किसी की हम जरा सी बात बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो ठीक कह रहा हो हम वो भी बर्दाश्त नहीं करते, ना हम मानते हैं। इन हालात में जब हम इस तरह के गेम्स खेलते हैं तो क्या उनके असरात इतने खतरनाक होते हैं कि वो खून खराबे वाली या फिर इस तरह की? हाँ, जैसे मैंने पहले कहा ना कि वो जब इतना कुछ पीछे चल रहा होता है ना तो फिर इसके असरात ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये होता है कि आपने इसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, हाँ, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है। अब जैसे पेरेंट्स हैं वो बच्चों को आजकल दे देते हैं टैब, मोबाइल अपनी, क्योंकि वो खुद इतना कुछ उनकी जिंदगी में चल रहा होता है कि वो थोड़ा एक वो मोमेंट ऑफ रिलीफ ढूंढ रहे होते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि बच्चा क्या देख रहा है। अब हर गेम के साथ डिस्क्लेमर में सब मेंशन होता है, एज रेंज तक मेंशन होती है उसका हर चीज। तो पेरेंट्स वो हमारे यहाँ तो नहीं पढ़ने की वो जहमत करते, हाँ। तो उनको ये देखना चाहिए कि अगर हम बच्चे को ये दे रहे हैं ना तो हम उसको क्या दे रहे हैं, जरूर दें। हमें ये बताइए कि जब बच्चे या फिर बड़े एजुकेशनल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, यकीनी तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं हमने जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन उसके बावजूद ये जो गेम्स हैं, अगर इनको कोई ऐसी गेम्स भी यकीनी तौर पर हैं जो कि बच्चों को रागिब किया जाए कि भाई आप लोग खेलो, आपका ज़हनी तौर पर आप पॉलिश हो जाओगे। ज़रूरी ये है कि हम ऑल्टरनेटिव कोई ऐसी गेम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं। जब आप एक पूरा आइडिया ही यही प्रेजेंट कर रहे हैं कि गेमिंग गलत है, पेरेंट्स सारा वक्त जो है वो बच्चों को यही बताते रहेंगे कि नहीं खेलनी या पढ़ाई पे फोकस करो या कुछ भी, तो जब बच्चा अपने हाँ ठीक है गेम नहीं खेलनी, यूट्यूब देख लो, हाँ। जब वो यूट्यूब खोल के देखेगा तो यूट्यूब पे उसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा? मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो उनको यही गेमिंग्स वगैरह के जो चैनल्स हैं, गेम प्लेज हैं, अब छोटे छोटे बच्चों ने चैनल्स अपने बनाए हुए हैं। क्योंकि हाँ। वो अपनी कोई एक गेम खेलते हैं, खेल के उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की यूट्यूब के ऊपर उठा के उसकी वीडियो लगा दी, चैनल बना लिया, एक दूसरे को सब्सक्राइब कर लिया, चलो ठीक है। क्योंकि वो देख रहे हैं, उनका रोल मॉडल है वो एक गेमर जो इतने लाख कमा रहा है, क्योंकि उसको वो बताता रहता है कि जी मेरे से सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं और मैंने इतना कमा लिया है जो भी। तो उसमें आप ऑल्टरनेटिव कोई गेम्स या तो इस तरह की करें ना, लॉन्च करें, आप इसके ऊपर काम करें। जब आपने करना ही कुछ नहीं है, फिर आप टोटल बहुत सारी ऐसी गेम्स मौजूद हैं जिसमें बहुत सारी रिडल्स होती हैं, बहुत सारे जनरल नॉलेज, वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती ना बच्चों को, क्योंकि अगेन आप मुस्तकिल बच्चों को बता रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब वो किताब भी पढ़ना चाह रहा है, उसके बाद वो उससे जान छुड़ा के 4 घंटे की ट्यूशन भी पढ़ ली उसने, उसके बाद वो स्कूल भी हो आया और उसके बाद घर में भी पढ़ लिया, फिर सिपारा भी पढ़ लिया, वो मुस्तकिल सुबह से शाम तक बैठा पढ़ रहा है। और पढ़ने के बाद वो अगर फोन की तरफ जाता है तो उसके ऊपर फोन के ऊपर भी वो कोई इस तरह की एजुकेशन वाली जो गेम है वो खेलेगा बैठ के, तो क्यों करेगा? यानी उसको तो ज्यादा इंटरेस्ट ये होगा ना कि वो किसी ऐसी चीज में जाए जो जिसमें पढ़ाई का तो कोई जिक्र ही ना आए, कहीं पे भी कुछ भी ना आए, तो वो क्यों नहीं जाएगा उधर? अच्छा, हमें ये बताइए ही ना कि हमारे नौजवानों का, बच्चों का और सबका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि उनको समझा नहीं जाता कि वो क्या करना चाहते हैं, उन पे चीजें इम्पोज की जाती हैं कि आपने ये करना है। क्योंकि हमारे यहाँ जनरेशन गैप है, ठीक है, ये आप माने ना माने, ये इवन मैंने भी फेस किया कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा उस जिस तरह का जमाना आ गया है। अच्छा, ना आई एम ब्लेस्ड, मैंने बिल्कुल फेस नहीं किया ऐसी कोई भी चीज। यू आर रियली ब्लेस्ड। यस आई एम। तो लेकिन ये कि वो पेरेंट्स जो है ना वो उनको थोड़ा समझने, उनको ये लगता है कि अगर हम इसमें से निकल गए हैं ना तो ये भी निकलेंगे। हाँ। अगर हम इस प्रॉब्लम में से निकले हैं ना तो ये क्यों नहीं फेस कर सकते? ये तो आजकल के बच्चे हैं, ज्यादा लेटेस्ट जनरेशन है, तो ये जो जनरेशन गैप है ना उसकी वजह से लगता है बच्चों को कि हमें नहीं समझा नहीं जा रहा, पेरेंट्स हमसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं तो पेरेंट्स को लग रहा है कि ये मजाक है, ये भी कोई टेंशन है, ठीक है। तो वो हमारी जिंदगी में इसलिए फिर हमें ये लग रहा होता है कि पेरेंट्स हमें नहीं समझ पा रहे, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे। एक पेरेंट्स को ना ये भी लग रहा होता है कि इनको तो भी अक्ल नहीं है। मेरे फादर के साथ बहुत इस बात पे होती है कि वो हम बेटियों को जो फादर्स है ना कुछ नहीं कहते, मेरे भाई को वो ये कहते हैं इसको तो अक्ल ही नहीं है।
मैंने कहा तो वो अब आप चाह रहे हैं आप जितनी अकल उसको अभी आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिना कुर्रतुल ऐन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और पबजी यकीनी तौर पर खेलिए, लेकिन रेगुलेट करना, टाइम ड्यूरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले पाबंदी लगी, उसके बाद आला अदलिया की जानिब से हटा भी दी गई, लेकिन अभी भी जरूरी है कि हमने बहुत सारी चीजों के बुरे पहलुओं के बजाय अच्छे पहलू देखने हैं। इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।